दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों आज हो चुका है 23 जनवरी 2021। तो आज की देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के देश भर की टॉप न्यूज। एक्टर धर्मेंद्र ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है, जी हाँ, उसमें वो बेहद भावुक नजर आए। धर्मेंद्र की इस पोस्ट को देखकर उनके फॉलोअर्स भी काफी इमोशनल हो गए। धर्मेंद्र ने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को लेकर पोस्ट किया था, जिसमें उनकी बहादुरी और देश के प्रति समर्पण की बात कही गई थी। दरअसल कुछ दिन पहले सिराज के पिता का इंतकाल हो गया। जी हाँ, उस समय वह उनके पास नहीं था बल्कि ऑस्ट्रेलिया में थे। जब पिता आखिरी सांस ले रहे थे तो उस वक्त वे भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में थे। ऐसे में धर्मेंद्र ने क्रिकेटर सिराज के लिए बेहद इमोशनल होकर लिखा है कि सिराज मेरे बहादुर बेटे, भारत के बेटे, लव यू। नाज है तुम पर, दिल पर वालिद के चले जाने का सदमा लिए तुम वतन के आन बान के लिए मैच खेलते रहे और जीत वतन के नाम दर्ज कराकर लौटे। कल तुम्हें अपने वालिद के कब्र पर देखकर मन भर आया, जन्नत नसीब हो उन्हें। धर्मेंद्र के इस पोस्ट को देखकर फैंस भी इमोशनल होकर कमेंट करने लगे। दोस्तों देश में कोरोना संक्रमण और किसान आंदोलन के बीच आए ताजा सर्वे में बताया गया है कि 74% लोग पीएम नरेंद्र मोदी के कामकाज को अच्छा या फिर बहुत अच्छा मानते हैं। 3 से 13 जनवरी के बीच इंडिया टुडे की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक देश में यदि आज चुनाव हो जाते हैं तो फिर 43% वोट और 321 सीटें एनडीए को मिल सकती है। वहीं यूपीए को 27% वोट और 93 सीटों से संतुष्ट करना पड़ सकता है। जिस सर्वे में 30% लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के कामकाज को बहुत अच्छा बताया, जबकि 44% लोगों ने अच्छा कहा है। जी 17% लोग पीएम नरेंद्र मोदी के कामकाज को औसत मानते हैं, तो 8% ने खराब बताया है। इस सर्वे में मोदी सरकार के बेहतर मंत्री के बारे में पूछा गया। इसके जवाब में 39% लोगों ने अमित शाह को वोट दिया, तो 14% लोग राजनाथ सिंह को सबसे बेहतर मंत्री माने, तो 10% की नजर में मोदी सरकार के सबसे अच्छे मंत्री नितिन गडकरी है। इस सर्वे में लोगों से एक अहम सवाल किया गया कि वे किसे सबसे अच्छा बेहतर पीएम मानते हैं। इसके जवाब में 38% लोगों ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को सबसे बेहतर प्रधानमंत्री मानते हैं। 18% लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी को चुना, वही 11% लोगों ने इंदिरा गांधी और 8% लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को सर्वश्रेष्ठ पीएम बताया। 7% लोगों ने मनमोहन सिंह को सबसे बेहतर पीएम चुना। सर्वे में लोगों को जब देश का सबसे अच्छा सीएम चुनने को कहा गया तो 24% लोगों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सबसे बेहतर बताया। 15% लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर हैं, तो ममता बनर्जी को 11% लोगों ने सर्वश्रेष्ठ सीएम बताया और 9% लोगों ने नीतीश कुमार के पक्ष में भी मतदान किया। जी हां, मीडिया समूह की ओर से बताया गया है कि इस सर्वे में कुल 12,232 लोगों ने हिस्सा लिया। 19 राज्यों के 97 लोकसभा क्षेत्रों और 194 विधानसभा क्षेत्रों से लोगों से सवाल पूछे गए थे। दोस्तों इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के खिलाफ चुनावी लड़ाई में कांग्रेस ने अभी से राज्यों में गठबंधन करना शुरू कर दिया है। असम में बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस ने 5 राजनीतिक दलों संग गठबंधन में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिनमें एक पार्टी बदरुद्दीन अजमल की AIUDF यानी कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है। जी हां, कांग्रेस के साथ गठबंधन के UIDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। जी हां, लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल हाल ही में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए फिर से एक बार विवादित बयान दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो वह देश के 3500 मस्जिदों को ध्वस्त कर देगी। जी हां, बदरुद्दीन अजमल ने दावा किया है कि भाजपा ने अभी से देश भर के 3500 मस्जिदों की लिस्ट बना ली है, जिसे लोकसभा चुनाव 2024 के आम चुनाव में सरकार बनने के बाद गिराया जाएगा। बदरुद्दीन अजमल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी महिलाओं, ट्रिपल तलाक, मस्जिदों और देश के दुश्मन हैं। दोस्तों देश में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव चालू है। जी हां, ऐसे में बीच बीच में कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं जिनमें लोग वैक्सीन लगवाने के पहले के डर से लेकर उसे लगवाने के बाद के एक्सपीरियंस तक शेयर कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जिसमें DMO और प्रिंसिपल वैक्सीन लगवाने का नाटक कर रहे हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। कर्नाटक के तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट के DMO नागेंद्र पप्पा और गवर्नेंस नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल रजनी ने मीडिया कवरेज
कवरेज के लिए कोरोना वैक्सीन का टीका लगाए जाने का नाटक किया। यह वीडियो वायरल होने के बाद इस घटना पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक के तुमकुर जिला अस्पताल में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लगवाने वाले नागेंद्र पारा और रजनी पहले शख्स थे, लेकिन वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि दोनों वैक्सीन लगवाने का दिखावा करते हैं। सुई बस उन्हें छूती है। उन्होंने मीडिया कवरेज के लिए कैमरे के सामने बस पोज दिया है। जी हां, उन्होंने टीका लगवाने का दिखावा किया और फोटो खिंचवाए, क्योंकि फोटोग्राफर को इसका शॉट लेना था। जी हां, उसके इस नाटक ने लोगों के होश उड़ा दिए। जी हां, वीडियो के वायरल होने के बाद लोग डीएमओ और प्रिंसिपल को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि सरकार को वैक्सीन की प्रभावकारिता के बारे में प्रूफ देना चाहिए, क्योंकि टीकाकरण किए जा रहे ऑफिसर की फोटो और फिर वीडियो सबूत नहीं हो सकते। दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। जी हां, ट्रैक्टर परेड में 20 से ज्यादा राज्यों के किसान आएंगे। करीब 1 लाख ट्रैक्टर परेड में रहेंगे। एक ट्रैक्टर पर 4 से 5 किसान ही बैठ सकेंगे। तो इस ट्रैक्टर परेड में 5000 से ज्यादा वॉलंटियर्स वॉकी टॉकी के साथ पूरी व्यवस्था के संभालेंगे, जिससे कोई भी शरारती तत्व शामिल होकर माहौल ना बिगाड़ सके। उन वॉलंटियर्स के पास हरे रंग की जैकेट होगी। हर किसी के पास फास्ट एड बॉक्स होगा। जी हां, इसके साथ ही नेताओं ने यह भी साफ कर दिया है कि आउटर रिंग रोड पर निकलने वाले इस परेड में जगह जगह से किसान शामिल होंगे। हालांकि किसान नेताओं ने ट्रैक्टर परेड के लिए पूरी व्यवस्था की है, लेकिन परेड को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करना किसान नेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी आगामी 1 फरवरी 2021 से अपने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। बैंक ने ट्वीट करके अपने खाताधारकों को बताया है कि 1 फरवरी 2021 से पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक नॉन ईएमवी एटीएम से कोई भी वित्तीय और फिर गैर वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएंगे। जी हां, बैंक ने खाताधारकों को 1 फरवरी से नॉन ईएमवी एटीएम मशीन से कैश निकालने की सुविधा नहीं मिलेगी। पंजाब नेशनल बैंक ने एटीएम से होने वाले फ्रॉड को देखते हुए यह फैसला लिया है, ताकि ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रह सके। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ दरगाह के एक प्रभावशाली मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को एक नया राजनीतिक संगठन इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ बनाने की घोषणा की है। पीर जादा सिद्दीकी ने कहा है कि नवगठित संगठन राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। कोलकाता प्रेस क्लब में अपने राजनीतिक संगठनों की शुरुआत के मौके पर सूफी मजार के प्रमुख सिद्दीकी ने कहा है कि हमने इस पार्टी का गठन ये सुनिश्चित करने के लिए किया है कि संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा हो, सभी को सामाजिक न्याय मिले और हम सभी सम्मान के साथ रहें। उन्होंने आगे कहा है कि आने वाले दिनों में हम जनता तक पहुंचने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी के बारे में पूछे जाने पर अब्बास सिद्दीकी ने कहा है कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मुझसे मिले और हमने उन्हें विस्तार से बताया। उन्होंने मुझसे कहा है कि वे साथ में खड़े हैं। ओवैसी साहब भी संविधान और देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन लोग उसके बारे में गलत कहते हैं। दोस्तों, कांग्रेस को आगामी कुछ महीनों में नया अध्यक्ष मिल सकता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज हुई महत्वपूर्ण बैठक में ये बातें निकलकर सामने आई है। जी खबरों के अनुसार इसी साल मई में कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने की संभावना है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मई में संगठनात्मक चुनाव कराने को लेकर सहमति बनती नजर आ रही है। जी कांग्रेस की इस बैठक में 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को लेकर भी चर्चा जारी है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अर्नब गोस्वामी के वायरल व्हाट्सएप चैट को लेकर भी गुस्सा जाहिर किया है। बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार का घमंड और असंवेदनशीलता साफ दिखाई दे रही है। दोस्तों, अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना का लाभ उठाया जा सकता है। इस योजना के तहत थोड़ी सी बचत और निवेश आपके रिटायरमेंट की उम्र के बाद बड़ा सहायक होगी। जी हां, सरकार की इस योजना में सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 2,50,00,000 के आसपास है। अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए प्रति माह पेंशन की व्यवस्था होती है। गरीब और मजदूर तबके के लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। यही कारण है कि अपने बुढ़ापे को वित्तीय रूप से सुरक्षित करने
करने के लिए इस योजना को चुन रहे हैं। इस साल अक्टूबर के अंत में सब्सक्राइबर्स के मामले में 34% वृद्धि हुई है। यह खास बात यह है कि इस स्कीम में आप सिर्फ 42 रुपए प्रति माह में आजीवन पेंशन का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए 18 साल में इस स्कीम में जुड़ना होगा। इसके बाद प्रति माह 42 रुपए का भुगतान करके 60 साल की उम्र के पड़ाव को पार कर लेने के बाद आपको 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। जी हाँ, वहीं अगर आप 210 रुपए प्रति माह जमा करेंगे तो फिर आपको 5000 रुपए पेंशन मिलेगी। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्राइजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा। इस प्रस्ताव के लिए नगर निगम ने भी मंजूरी दे दी है। निगम के अधिकारियों ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी है। जी हाँ, ये खबर सुशांत सिंह राजपूत के 35वें जन्मदिन पर सबके सामने आई है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस पार्षद अभिषेक दत्त ने सितंबर 2020 में सड़क का नाम अभिनेता के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया था। दोस्तों, देश के हर जिले में अब मवेशियों के लिए भी ट्रॉमा सेंटर खुलेगा। जी हाँ, इस ट्रॉमा सेंटर में मवेशियों के साथ साथ अटेंडेंट की भी ठहरने की व्यवस्था होगी। ट्रॉमा सेंटर में मवेशियों के लिए भी वार्ड अटेंडेंट के ठहराव के लिए भी भवन और एम्बुलेटरी वैन सहित कई अन्य सुविधा भी मौजूद होगी। मवेशियों के गहन शल्क चिकित्सा के लिए मोदी सरकार ने अब सभी राज्य सरकारों को ट्रॉमा सेंटर खोलने का निर्देश जारी कर दिया है। जी हाँ, हाल ही में पशुपालन मंत्री ने सभी राज्य सरकारों को इसके लिए पत्र लिखा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और फिर दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों ने भी इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी होनहार छात्रा सृष्टि गोस्वामी के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक दिन के लिए उत्तराखंड की सीएम बनेगी। जी हाँ, इस बात को सुनने के बाद आपको अनिल कपूर की फिल्म नायक की याद ताजा हो जाएगी, जिसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन सृष्टि गोस्वामी को बालिका दिवस के मौके पर एक दिन के लिए बाल मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं सृष्टि गोस्वामी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जी हाँ, सृष्टि गोस्वामी हरिद्वार जिले के गांव दौलतपुर की रहने वाली है। सृष्टि के पिता प्रवीण गोस्वामी एक व्यापारी है जो गांव में ही एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। जी हां, मई 2018 में बाल विधानसभा में बाल विधायकों की ओर से सृष्टि का चयन मुख्यमंत्री के रूप में किया गया था और वे बाल मुख्यमंत्री बनी थी। आपको बता दें कि बाल विधानसभा में हर 3 वर्ष में बाल मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। एक बार फिर से सृष्टि को एक दिन का सीएम बनने का अवसर मिला है, जिससे वे काफी उत्साहित है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की कोई भी भूमिका नहीं होगी, क्योंकि वह बीजेपी की बी टीम है और बिहार चुनाव में उनकी असलियत उजागर हो चुकी है। मुस्लिम बहुल जिले मुर्शिदाबाद में कोर समिति की एक बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने पार्टी के नेताओं से आग्रह किया है कि वे बीजेपी और अन्य विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ मिलकर लड़े। तृणमूल कांग्रेस के एक अस्थायी नेता ने कहा है कि कोर समिति की बैठक में ममता बनर्जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मुर्शिदाबाद जिले में एआईएमआईएम की कोई भी भूमिका नहीं होगी। उन्होंने हमसे कहा है कि बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी की असलियत उजागर हो चुकी है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओवैसी पर मुस्लिम वोट बैंक को बांटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाते थे, जहां उन्होंने कहा था कि बीजेपी करोड़ों रुपए ओवैसी पर खर्च कर रही है, जिस पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा कोई इंसान नहीं पैदा हुआ है जो ओवैसी को पैसे देकर खरीद सके। उनके आरोप निराधार हैं, वे बेचैन हैं, उन्हें अपने घर की चिंता करनी चाहिए। उसके बहुत से लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चुकी है। जी हां, राज्य के सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को झटके पर झटका लग रहे हैं। जी हां, शुक्रवार को वन मंत्री राजीव बनर्जी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। वर्तमान परिस्थितियों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए अपने घर को बचाए रखना चुनौती माना गया है। राजीव बनर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजे अपने त्याग पत्र में लिखा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करना बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है। इस अवसर को पाने के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं। आपको बता दूं कि राजीव बनर्जी पिछले कई कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद क्यास लगाए जा रहे थे कि वे अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने बेशक मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वे अब भी टीएमसी के सदस्य हैं।
दोस्तों, पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, उनको सरकार की तरफ से Z+ सिक्योरिटी देने का फैसला किया गया है। पूरे भारत में रंजन गोगोई कहीं भी जाएंगे तो उनके साथ Z+ सिक्योरिटी ही रहेगी। मिली जानकारी के मुताबिक CRPF को उन्हें सुरक्षा देने को कहा गया है। आपको बता दूं कि रंजन गोगोई 13 महीने चीफ जस्टिस के पद पर रहे। जी हां, 17 नवंबर 2019 को ये सेवानिवृत्त हुए थे, यानी कि रिटायर हुए थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का ऐतिहासिक फैसला भी शामिल था। दोस्तों, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने शराबबंदी की पैरवी करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भाजपा शासित राज्यों में पूर्ण शराबबंदी की मांग की है। जी हां, भाजपा नेता उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर एक के बाद एक कुल 8 ट्वीट किए। इन ट्वीट में उन्होंने शराबबंदी से समाज को होने वाले नुकसान का हवाला दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि शराबबंदी कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं है। शराबबंदी से राजस्व को हुई क्षति को कहीं से भी पूरा किया जा सकता है, किंतु शराब के नशे में कई घटनाएं होती है। जी हां, छोटी बड़ी घटनाएं महिलाओं के साथ होती रहती है तथा एवं देश समाज के लिए कलंक है। उन्होंने आगे कहा है कि कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए शराबबंदी एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।